टर्न्स। तो क्या करें लास्ट मोमेंट में, जब एग्जाम सर पे हो और क्विक रिवीजन चाहिए, तो पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते, पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ सकते, तो हम आपके लिए ले आए हैं एकदम कंसाइज ब्रीफली सारा कंटेंट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और कंटेंट इस तरीके से कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू के लिए कि यानी कि टिश्यू हमारे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं जो एक साथ काम करते हैं मिलकर, ताकि वो कोई एक फंक्शन को कैरी आउट कर सके। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे एक एनिमल टिश्यू के? तो अब पहला मेन चीज़ है, अगर हम अपने आप को रखें तो हम भी एनिमल ग्रुप में ही आते हैं, तो हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही हम एनिमल टिश्यू के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं सिर्फ सेल स्ट्रक्चर की, तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, तो यानी कि एनिमल सेल में क्योंकि सेल वॉल होता नहीं है, ये एब्सेंट है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक आप यहाँ ध्यान रख सकते हो। और वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल या तो छोटे होंगे बहुत साइज में या फिर एब्सेंट होंगे। ये दो कैरेक्टरिस्टिक हो गए सेलुलर लेवल पे डिफरेंसेस। अब बात करते हैं पैटर्न ऑफ ग्रोथ की। तो चूंकि हमारी बॉडी में ग्रोथ थ्रू आउट होता है, किसी भी एनिमल में देख लीजिए थ्रू आउट बॉडी में ग्रोथ होता है, यानी थ्रू आउट का मतलब पूरी लाइफ नहीं बोल रहे हैं, थ्रू आउट का मतलब है एक पैटर्न होता है ग्रोथ का जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरी बॉडी सिस्टम में। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि सर बहुत बड़ा हो गया, गर्दन बहुत लंबी हो गई और एक पैर बहुत लंबा और एक पैर छोटा, ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता, अनिश्चित पैटर्न है उसका। वहीं मूवमेंट की बात करें तो एनिमल्स मूवमेंट शो करते हैं, जबकि प्लांट के केस में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पे मूवमेंट है लेकिन वो दूसरे तरह के होंगे, यानी कि एक लोकेशन को छोड़कर दूसरी लोकेशन पर मूवमेंट नहीं होता है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी एनिमल में हाई होती है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की अगर हम बात करें जो एनिमल में है। तो पहला है एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि ये वो टिश्यू है जो बॉडी में कवरिंग देगा, इंटरनल ऑर्गन्स की कवरिंग के लिए, आउटर कवरिंग के लिए। दूसरा है कनेक्टिव सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तीसरा मस्कुलर टिश्यू जिसमें मसल्स का हम देखेंगे। और चौथा है हमारा नर्वस सिस्टम, और जो नर्वस का कोऑर्डिनेट करेगा। तो यानी कुल मिला के एनिमल्स में जो टिश्यू का क्लासिफिकेशन किया है वो है 4 टाइप्स का। तो ये जो 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है इनको हम एक एक करके लेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम जो हमको आसानी से चीज़ों को समझने में मदद करेगा। और उसके बाद हम आ जाएंगे इस फंक्शन को। अब यहाँ पे हमें जैसे दिया है टाइप्स के साथ लोकेशन और फंक्शन, इसको हम देखेंगे थोड़ी देर में। बात करते हैं इस फिगर की। यहाँ पर आप देख रहे हो एपिथेलियल टिश्यू में जो कवरिंग की लोकेशंस हैं, यानी स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक में आपको एक पैटर्न दिख रहा है कि यानी जो थिकनेस थी टिश्यू की वो सबसे कम यहाँ पर है, थोड़ी सी बढ़ी है यहाँ पर, लंबाई में सबसे ज़्यादा बढ़ी है, और ये जो लंबे हैं दोनों केसेस में उनमें कुछ फ़र्क है देखने में। तो यह काम क्या है? एपिथेलियल टिश्यू का काम है कि ये हमारे बॉडी सरफेस को कवर करता है और बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं उनकी इनर लाइनिंग क्रिएट करता है, यानी उनकी इनर लाइनिंग करेगा, ताकि जहाँ पर ग्लैंड की फॉर्मेशन चाहिए, जहाँ ग्लैंड चाहिए इनर लाइनिंग में जो सिक्रीशन करेगा, जो जूसेस बनाएगा, वो भी प्रेजेंट होने चाहिए। और जो सेल्स है ना वो एकदम क्लोजली पैक्ड होंगे, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस की या तो न के बराबर होंगे, ताकि वो ना जो ऑर्गन्स है ना वो क्लोजली बाइंड होकर रह सके। नहीं तो अगर सेल्स के बीच में स्पेस होगा ना तो वो बिखरने के चांसेस होते हैं, यानी कि वो सीमेंटिंग का काम करेगा अगर वो एक दूसरे से क्लोजली अटैच है। तो बात करते हैं सबसे पहले सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। अब इस वाली टिश्यू में आप क्या देख रहे हो कि ये हो गए 1 सेल, ऐसे दिख रहे हैं आपको स्क्वायर शेप में, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर शेप से ज़्यादा आप देखो इसकी जो हाइट है ना वो हाइट सबसे कम है इन चारों डायग्राम्स में जो आपको दिख रही है। और जो ये नीचे लेयर है ना ये बेसमेंट लेयर होती है, यानी कि वो स्टिक करने वाली आप कह लो कि बॉडी ऑर्गन्स के साथ। इसमें भी अंदर और टाइप के हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ ये समझेंगे कि एक सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, एक सिंपल क्यूबॉइडल और एक कॉलमिनर और सीरोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमिनर एपिथेलियम में क्या डिफरेंस है। बड़ा अजीब सा नाम है ना, लेकिन एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्क्वैमस है टर्म एपिथेलियल टिश्यू का, तो आप देख ही रहे हो स्क्वायर शेप में है लेकिन हाइट कम है, तो इसकी जो थिकनेस होगी वो बहुत
कम होगी। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये वो जो टिश्यू है सिंपल स्क्वामश वाला, ये लोकेटेड होता है ऐसे ऑर्गन्स में जहाँ पर डिफ्यूजन चाहिए और जहाँ पे फिल्ट्रेशन का। तो जैसे कहने का मतलब है ब्लड वेसल्स हैं, उनकी जो लाइनिंग है उसमें ये वाला ही टिश्यू प्रेजेंट होगा कवरिंग का। एयर सैक्स ऑफ लंग्स, लंग्स में जो एयर सैक्स हैं उनमें यही प्रेजेंट होगा। किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हैं या फिर एंडोथीलियम ऑफ द हार्ट, इन सभी में इनका ही वास है, आप ऐसे कह लो। देन कम्स टू सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब ये कैसा है, ये देख लो आप, लूडो का जो डाइस जैसा नहीं लग रहा है ऑलमोस्ट, हाँ बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो हाइट है और इसकी जो ब्रेथ है वो ऑलमोस्ट सेम है, एक क्यूब की तरह काम कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्यूबॉइडल कहा गया। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू आप बोलोगे। अब इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ होगी, यहाँ पर स्क्वामश में क्या थी, जहाँ डिफ्यूजन चाहिए, डिफ्यूजन यानी मूवमेंट ऑफ गैसेस, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, तो वहाँ पर ये वाले टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे एपिथेलियल कवरिंग में, ज़्यादा थिक नहीं होंगे ताकि डिफ्यूजन आसानी से हो सके। अब यहाँ पर ये क्यूबॉइडल वाले कहाँ प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे सिक्रीशन करना है, यानी किसी को किसी कंटेंट यानी कि जिस ऑर्गन में कोई एंजाइम सिक्रीट करना है, कोई सिक्रीशन सिक्रीट करना है, वहाँ पर ऐसे टाइप के एपिथेलियल टिश्यू के, तो सिक्रीशन हो गया, दूसरा एब्जॉर्प्शन हो गया। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लाइंस ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में, डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड थायराइड के फॉलिकल्स में। अब बात करते हैं तीसरा, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो जो सिंपल कॉलम्यूनर है ना टर्म, कॉलम की तरह, तो यानी यहाँ पर आप देखो हाइट कितनी ज़्यादा है भाई, हाइट बहुत ज़्यादा है, और ऊपर ना ब्रश की तरह ना, ब्रशेस की तरह लगे हुए हैं। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड एंजाइम्स। तो यही फंक्शन यहाँ पे भी था और यही फंक्शन यहाँ पे। तो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो हाइट है सेल्स की वो एक तो ज़्यादा है, और अगर उनके ऊपर ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है तो आप इसमें बोल सकते हो, ये जो टर्म है ना सीलिएटेड, ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सीलिएटेड वाला। और ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, ये क्या चीज़ है, ये है एक ग्लैंड, जो इस ग्लैंड का काम है कि ये भी सिक्रीट करेगा जूसेस स्पेशल टाइप के, और इनका क्या होता है स्लाइमी लिक्विड। और एंजाइम्स क्या होते हैं, ये भी एक सिक्रीशन है लिक्विड, जो किसी भी एक्टिविटी में डाइजेशन जैसे ले लिया जाए तो उसमें फूड के डाइजेशन में इसका सिक्रीशन हेल्प करता है। यानी ये लिक्विड जब भी एंजाइम्स रिलीज होंगे, वो अपनी एक्टिविटी जो उसको टारगेटेड दी गई है ना, कि तुमको मान लो फैट को डाइजेस्ट करना है या प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, तो वो पर्टिकुलर फंक्शन करेगा। अब इनकी लोकेशन कहाँ, इनकी ज़्यादातर लोकेशन ना स्टमक की इनर लाइनिंग में है या फिर इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में है। अब आ जाते हैं सीडो स्ट्रेटिफाइड। जो टर्म है ना सीडो, सीडो का मतलब हो गया फॉल्स, और स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमिनर एपिथेलियम, ये जो इतना लंबा सा नाम है तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। फॉल्स स्ट्रेटिफाइड है यानी मल्टी लेयर, जो हमें लग रही है ना कि ऐसा लग रहा है 2-3 नहीं 4-4 लेयर है, बट नॉर्मली यहाँ पर मल्टी लेयरिंग है। ओके, स्ट्रेटिफाइड टर्म का मतलब है मल्टी लेयरिंग, एंड सीडो मतलब फॉल्स यानी मल्टी लेयरिंग जो फॉल्स नज़र आ रही है। अब सीलिएटेड का मतलब ऊपर सीलिया है, और कॉलमिनर का मतलब हाइट लंबी है इन सेल्स की। तो इनको ब्रेक करने से आपको ऐसे अंदाज़ा लग गया। और यहाँ पर इनका काम भी क्या है, सिक्रीट करना म्यूकस का। और जो सीलिया है ना जो ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, इनका काम है कि ये हेल्प करेंगे म्यूकस के मूवमेंट में। यानी कि म्यूकस क्या होता है, स्लाइमी लिक्विड, और ये अगर सिक्रीट कर रहे हैं तो उस स्लाइमी लिक्विड के मूवमेंट में ये हेल्प करेंगे। और जो सीलिया है उसमें कोई भी पार्टिकल अगर ट्रैप हो गया तो म्यूकस की मदद से वो मूव आउट करेगा। अब इनकी लोकेशन कहाँ पे है, ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है, विंड पाइप, यानी कि जहाँ हमारा सांस लेते हैं वहाँ पर ऐसे ही ब्रशेस की तरह ब्रिसल्स प्रेजेंट है, जो हमारे को हेल्प करता है ताकि म्यूकस का अगर कभी सिक्रीशन होता है तो वो हमें मूवमेंट में आसानी रहती है ना। ब्रोंकाई इस वाली लोकेशन पे, यानी जहाँ पर विंड पाइप का डिवीजन हो जाता है 2 ट्यूब्स में, उनको उस लोकेशन को हम ब्रोंकाई कहते हैं। तो यहाँ पर भी इसकी लोकेशन होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टिश्यू हमारा है कनेक्टिव टिश्यू, और उसको लेने से पहले हम बात करते हैं, ये टेबल हमने अभी छोड़ी थी इसलिए कि डायग्राम के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखो, स्क्वामश
एपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन है लंग्स में और जहाँ पर डिफ्यूजन का फंक्शन है। तो लंग्स में जो एल्वियोलाई फंक्शन है ना, एल्वियोलाई जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है वो लोकेशन। क्यूबॉइडल आपके ज़्यादातर किडनी के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है और उनका काम है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कॉल्यूमिनर जो पीछे देखा था हमने वहाँ पर इंटेस्टाइन में लोकेशन है और इसका काम भी एब्जॉर्प्शन है। जहाँ सिलिएटेड की बात करें तो वो विंड पाइप में प्रेजेंट है जो ट्रैकिया बोला गया था और इसमें म्यूकस के मूवमेंट में हेल्प करेगा। और ग्लैंडुलर जहाँ पर स्वेट एंड सिलावरी ग्लैंड वहाँ पर सिक्रीशन होगा। तो ये ब्रीफली हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू के बाद हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो अब पहला क्वेश्चन क्या होता है कि ना एपिथेलियल टिश्यू तो समझ आ जाती है कवरिंग, तो जैसे कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू जब हम बात करते हैं तो ये एक अपने आप में ऐसा टिश्यू है जिसमें हम हर तरीके के टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। कभी कोई टिश्यू अलग लगता है, तो जैसे ब्लड बात करें, ब्लड है और बोन्स हैं तो कोई कंपैरिजन नहीं लगता कभी कभी कि एक ठोस है एक लिक्विड स्टेट में, इनको कनेक्टिव टिश्यू में क्यों क्लासीफाई किया गया। तो पहला आपको समझना है कि इसको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहा गया, इट इज़ कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। द रीज़न इज़ primary function is to connect, support, bind and separate different tissues and organs of the body। यानी कि कनेक्ट कैसे करता है। अब जैसे ब्लड की बात करें तो उसका जो फंक्शन है ना उसकी वजह से वो कनेक्टिविटी बिठाता है, यानी कि एक लोकेशन से ऑक्सीजन लिया दूसरे हर बॉडी पार्ट में हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, तो ब्लड का कनेक्शन इस तरीके से हो गया। सपोर्ट एंड बाइंड, सपोर्ट कैसे हो गया, तो जैसे बोन्स का स्ट्रक्चर हम बात करते हैं तो वो एक सपोर्ट सिस्टम बनाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव क्यों कहा गया। अब दूसरा एक कंडीशन हम और आपको इलस्ट्रेट कर रहे हैं जिससे आपको समझ और अच्छे से आ जाए। तो आप पहला तो काम ये करो कि ह्यूमन बॉडी को समझ लो एक बिल्डिंग है, ठीक है, और उस बिल्डिंग में आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है जो हमने अभी जस्ट पहले लिया था वो समझ सकते हो कि वो वॉल्स कवरिंग है रूम की उस बिल्डिंग में। यानी हमारी बॉडी अगर एक बिल्डिंग की तरह कंपेयर की जाए तो उसमें एपिथेलियल टिश्यू दीवारों का काम करेगा उस रूम्स के, जैसे रूम में दीवारें होती ना, तो वैसे एपिथेलियल टिश्यू है हमारी बॉडी में। दूसरा मसल एंड नर्वस टिश्यू में दिक्कत नहीं होती है बच्चों को, तो मसल टिश्यू एक मशीन की तरह जैसे मूवमेंट लाना हमारी बॉडी में, तो मस्कुलर टिश्यू उसके लिए दिया गया है। और नर्वस टिश्यू का क्या काम है, तो जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है हमारे मकान में जो हर चीज़ को गैजेट को ऑपरेट करा सकता है, लाइट जलेगी फैन चलेगा, तो नर्वस टिश्यू एक तरीके से सारी कनेक्टिविटी लाता है जहाँ पर फंक्शन को कैरी आउट करने में हेल्प करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की तो ये एक सीमेंट, स्टील रॉड, रस्सी, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी ये कुल मिला के ये जो काम होता है ना बिल्डिंग में वो सारे काम कनेक्टिव टिश्यू करता है। तो इसीलिए ना इसका जो कंपोजिशन है वो थोड़ा सा अलग है बाकी टिश्यू से, इसमें वैरायटी टाइप के मिलते हैं। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, टिश्यूज़ में एक समराइज पॉइंट ऑफ व्यू है, ब्लड भी टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू में ही आएगा। इसका फंक्शन क्या हो गया, ऑक्सीजन और फूड और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना। बोन इतना हार्ड है जो अंदर का फ्रेमवर्क हमारा तैयार करता है, यानी कि अगर हम अपनी बॉडी से बोन्स हटा दें तो हमारी बॉडी अपने आप खड़ी नहीं हो पाएगी, उसको ये फ्रेमवर्क देता है। जैसे स्केयर क्रो देखा है ना खेतों में, तो उसको डंडियाँ या उससे बना कर कपड़े पहना के खड़ा कर देते, तो वो सपोर्ट सिस्टम का काम, तो बोन एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। देन कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या है कि अगर बोन इतने हार्ड हो जाएगा तो सारे टिश्यू में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए कार्टिलेज अपना काम करता है। और इसके अलावा लिगामेंट एंड टेंडन, तो लिगामेंट का काम है कि वो बोन से बोन का कनेक्शन बिठाने के लिए। तो जैसे हम कोई चीज़ बनाते भी हैं ना तो उसमें भी हमें ना फेविकॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फेविकॉल क्या करेगा, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से पेस्ट कराएगा। तो यानी कि जो बोन और बोन के बीच का जो कनेक्शन है, क्योंकि बोन तो इतनी हार्ड है और उसको कनेक्टिविटी बिठाने के लिगामेंट टिश्यू का मतलब लिगामेंट का ये इस्तेमाल किया जाएगा, यानी लिगामेंट का ये रोल हो जाएगा। वहीं टेंडन का क्या काम होगा, ये वो आप कह सकते हो फेविकॉल है समझने के लिए कि जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। तो यानी बोन्स के ऊपर मसल्स का कवरिंग जो है वो टेंडन की वजह से। एंड एडिपोज टिश्यू,
ये अलग टिश्यू इसलिए है क्योंकि इसका फंक्शन है स्टोरेज करना फैट का। तो अब आप सोचो कि हमारी बॉडी में जो फैट का एक्यूमुलेशन होता है इकट्ठा, तो वो उसके लिए भी एक स्पेशल टिश्यू है, मतलब वो ही उसको ही जिम्मेदारी दी गई है कि वो फैट का स्टोरेज करेगा, और उस टिश्यू को हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। ओके, एडिपोज टिश्यू। और इस फैट स्टोरेज के अलावा उसका काम हो जाएगा इंसुलेशन। तो बाहर के जैसे इंसुलेट करेगा वो हमारे को बाहर के टेम्परेचर से भी फैट, इसीलिए हेल्पफुल होता है, लेकिन ज़्यादा फैट भी हेल्पफुल नहीं होगा। अब ये एक समराइज पिक्चर है आपके लिए फिगर की मदद से, ताकि आप कनेक्टिव टिश्यू को समझ सकें। तो यहाँ पर एक एक की बात करते हैं कि पहला है हमारा एरियोला लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है हमारा एडिपोज टिश्यू, तीसरा है हमारा ब्लड, चौथा बोन, पांचवा कार्टिलेज, और छठा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अभी आपको और भी हाई क्लास में पढ़ोगे ना तो कनेक्टिव टिश्यू में और भी टाइप के पढ़ेंगे, तो जैसे डेंस है ना उसमें आपको लाइटर वाला भी मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि एक ब्लड का रोल बहुत आता है, एग्ज़ाम में टेस्ट में पूछा जाता है, और दूसरा है हमारा ये बोन्स का। ये दो मेन कनेक्टिव टिश्यूज़ में नंबर 1 पे आएंगे दोनों के दोनों। अब इसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो बात करते हैं, तो यहाँ पर आप फंक्शन देख लो सबसे पहले। यानी कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का काम है इट बाइंड स्किन्स विद मसल। तो अब आप सोचो, यहाँ से आपको दिमाग में आ जाएगा कि सबसे पहले अंदर क्या है, बोन्स। बॉडी का जो फ्रेमवर्क तैयार है वो बोन से, बोन के ऊपर मसल्स का कोटिंग है, और मसल्स के ऊपर कोटिंग है स्किन की हमारी। तो यानी कि जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो फेविकॉल है, ऐसी समझो कि वो फेविकॉल है जो स्किन को मसल से बाइंड करा रहा है। ओके, अब ये जो फेविकॉल है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कंटेंट क्या क्या है? तो इसमें आपको कोलेजन फाइबर्स मिल रहे हैं यहाँ पर, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल एंड इलास्टिक फाइबर, ये इसकी कंपोजिशन है। तो यानी ये फेविकॉल बनेगा तो उसको ये सब चीज़ें उसमें प्रेजेंट होंगी। नाउ बात करते हैं एडिपोज टिश्यू, जिसकी बहुत इजी है, सबसे इजी यही है। यानी कि आप अगर इसके सेल को देख लो ना एक बार, तो आपको क्या मिलेगा, जो येलो कलर का ये इतना स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है फैट का ड्रॉपलेट। यानी ये सिर्फ इसको जिम्मेदारी है फैट को एक्यूमुलेट करना, स्टोर करना, और एक तरफ न्यूक्लियस है जो कि इसकी न्यूक्लियस की लोकेशन शिफ्ट हो गई है। तो क्योंकि ये सेल है जो फैट को स्टोर कर रहा है, एडिपोसाइट बोला जाएगा इसको। इसका काम क्या है, ये जो फैट है वो स्टोर करता है एनर्जी, बॉडी को इंसुलेट करेगा और कुशन करेगा, प्रोटेक्ट करेगा ऑर्गन। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि सॉफ्टर टिश्यू को प्रोटेक्शन ये फैट दे सकता है, इसके लिए ये है। एक्सेसिव फैट इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट ब्लड पे बात करते हैं। ये तो सबसे फेवरेट है आपका, क्लास 7 का भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो ब्लड है उसमें एक तो फ्लूइड पोर्शन है और उसके बाद उसमें सेलुलर पोर्शन है। तो सेलुलर पोर्शन में रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल आपने पढ़े थे, प्लेटलेट्स जिनका काम है ब्लड क्लॉटिंग में। तो कुल मिला के आप कह दो कि ये कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि इसको जिम्मेदारी मिली है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जैसे रेलवे है हमारा, तो वैसे इसको मिली है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ये गैसेस का यानी CO2 ऑक्सीजन का एक्सचेंज करवाने में हेल्प कराएगा, ले जाएगा, और न्यूट्रिएंट्स को मूवमेंट कराएगा जहाँ से वो एब्जॉर्ब हुए हैं उस लोकेशन पे जहाँ पर उसका यूटिलाइजेशन है। देन हार्मोन्स का एंड वेस्ट का भी ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करेगा। इसके अलावा WBC अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब ये इन्फेक्शंस को भी रोकेगा, और प्लेटलेट्स तो वो हेल्प कर रहा है क्लॉटिंग में। तो ब्रीफली ये आपके जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें से ये आपके क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं बोन में। तो ये जो चौथा है ना बोन, ये स्ट्रक्चर आप देखो यहाँ पर कि ये बोन सबसे हार्डेस्ट है हमारे बॉडी में, और इसका जो बनना है ना वो होता है स्पेशल सेल, यानी बोन को बनाने के लिए ऑस्टियोसाइट हेल्प करते हैं। और इतना डिटेल अभी नहीं चाहिए आपको, लेकिन हाँ ये क्लियर फिर भी कर देते हैं कि ये ऑस्टियोसाइट है ना, ऑस्टियो टर्म का ही मतलब है बोन, और साइट हमेशा जहाँ मिले वो सेल के लिए बोला जाएगा। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये शेप और सपोर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी में, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। से फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा ब्रेन इतना सेंसिटिव ऑर्गन है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा स्कल की कवरिंग है। तो ये जो स्कल की कवरिंग है ये बोन
की कवरिंग है जो उस ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। सिमिलरली रिब केज के अंदर लंग्स और हार्ट और ये सब प्रोटेक्टेड है। तो यानी कुल मिला के बोन का काम तो फ्रेमवर्क है, उसके अलावा ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन भी देता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो बोन्स हैं, जो लंबी बोन्स हैं ना, उनमें अंदर बोन मैरो, तो ये वो लोकेशन है जहाँ पर ब्लड का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे WBC का फॉर्मेशन होगा, और ये मिनरल्स का स्टोरेज भी करते हैं। यानी कैल्शियम फॉस्फेट से बोन्स बनी है तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का भी ये मिनरल्स का स्टोरेज पॉइंट है। अब आ जाते हैं कार्टिलेज पे। ये स्ट्रक्चर देखिए आप कार्टिलेज का जो दिया है, तो उसमें आप ऐसे समझो कि यहाँ पर जो सेल्स होंगे कार्टिलेज के लिए, उसके लिए नाम क्या है, अगेन साइट टर्म है, देखिए साइट टर्म है यानी सेल, कॉन्ड्रोसाइट। ओके, कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज सेल को कहा गया, और इसमें जो फंक्शन इसका है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो बोन है, स्ट्रेंथ दे रहा है, ड्यूरेबिलिटी दे रहा है, तो कार्टिलेज का काम है वो फ्लेक्सिबिलिटी देगा। और अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है तो जो बोन्स के बीच में है ना, उसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम होगा, शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, और हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ बोन्स। ऑफ कोर्स अब आप सोचो कि कार्टिलेज अगर बोन्स का फिक्स्ड कर दिया जाए डायमेंशन ना, तो वो बढ़ेगा कैसे, तो उसमें ये हेल्प करेगा। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमारा 6th वाला है, और यहाँ पर आप देखो कि इसका काम है टेंजाइल स्ट्रेंथ देना, प्रोवाइड ग्रेट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि ये मसल्स को बोन्स से अटैच करता है, जिसमें हमने बोला था ना मसल्स को बोन्स में यानी टेंडन्स। ठीक है, ये अटैच करता है लिगामेंट्स को बोन्स से, यानी कि लिगामेंट को बोन्स से अटैच करने में हेल्प कराता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्रीफली ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू। उस टिश्यू की जो हेल्प करता है हमारे मूवमेंट में, और वो है मस्कुलर टिश्यू यानी कि मसल्स। अब इन मस्कुलर टिश्यू को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड तीसरा कार्डियक मसल। अब मैंने एक वीडियो और शेयर किया था इससे पहले, उसमें हमने कंपैरिजन किया है स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल के बीच में, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो डिटेल स्टडी के लिए। अभी ब्रीफली हम बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन के लिए। तो स्केलेटल मसल हमारे बोन्स में अटैच होते हैं और ये हमारे कंट्रोल में है। तो वॉलंटरी का मतलब है कंट्रोल में। तो हमारे जो आर्म हैंड में जो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स है ना, वो बेस्ट एग्जाम्पल हैं स्केलेटल मसल के। और स्मूथ मसल की अगर बात करें तो ये ऐसे मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी कि इनवॉलेंट्री हैं, ये अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, हम उनको नियंत्रण में नहीं रखे हुए हैं। तो जो मसल्स आपके स्टमक की वॉल में है, इंटेस्टाइनल वॉल में है, वो स्मूथ मसल्स हैं। तो एग्जांपल के लिए जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जहाँ पर फूड का मूवमेंट स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ जो जा रहा है, तो हमें नहीं सोचना पड़ रहा है कि फूड स्टमक से इंटेस्टाइन गया कि नहीं गया, वो अपने आप ही चल रहा है कार्यक्रम, यानी वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तीसरा है हमारा कार्डियक मसल। कार्डियक स्पेशली बना हुआ हार्ट मसल के लिए है, और अगेन हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलेंट्री मसल के अंतर्गत आता है। तो उसकी हार्ट बीट अगेन अपने स्पीड से, अपने हिसाब से चल रही है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो जैसा मैंने बोला था कि स्केलेटल और कार्डियक हमने पहले लिया है, लेकिन हाँ यहाँ ब्रीफली एक बात कर लेते हैं तीनों के कंपैरिजन की, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनकी बात करते हैं। तो स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री है, कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री है, ये दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं। लेकिन स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो स्मूथ को स्मूथ क्यों कहा गया और स्केलेटल मसल को स्ट्रिएटेड क्यों कहा गया? तो स्मूथ मसल्स में ना कोई भी बैंडिंग प्रेजेंट नहीं है, बैंड्स प्रेजेंट नहीं है। जैसे हमने बात की थी स्ट्रिएटेड मसल्स में क्या ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट है, जो कि स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये जो बैंडिंग है ना, ये आपको स्केलेटल मसल में मिलेगी जो हमारे कंट्रोल में है। स्मूथ मसल जो इंटेस्टाइनल वॉल या स्टमक वॉल में है ना, उसमें ऐसी कोई स्ट्रिएशन नहीं प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्मूथ टर्म यूज़ किया गया। और इन जो सेल्स की बात करें जो इसको बनाते हैं ना, उनका शेप स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल शेप का मतलब थिक है बीच में एंड देन टेपरिंग एट द एंड्स, एंड देयर इज वन सिंगल न्यूक्लियस इन द सेंटर। तो ये इसका डायग्राम हो गया। तो बात करते हैं स्केलेटल मसल की।
स्केलेटल मसल में बात की थी उस दिन, तो उसमें स्ट्रिएशन प्रेजेंट हैं और जो मसल्स हैं ना वो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में है, जबकि मल्टीपल पेरिफेरल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो इसको कहा जाएगा कि कई सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। और बात करते हैं कार्डियक मसल की, तो कार्डियक मसल का सबसे हाईलाइट पॉइंट था जिगजैग लाइन, जिसको इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं। और ये इंटरकलेटेड डिस्क हमारी इसके ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, यानी जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना तो सारा मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, उसमें ये हेल्प करता है। देन इट हैज़ सेंट्रल न्यूक्लियस एंड इसमें भी स्ट्रिएशन प्रेजेंट है, सिमिलैरिटी है स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल के बीच में। अब आ जाते हैं नीचे फिगर में, आप देख लो यहाँ पे 3 लोकेशन दिए हैं, यानी कि स्मूथ मसल प्रेजेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइनल एंड स्टमक वॉल में, जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट में हेल्प करता है। स्केलेटल मसल हमारे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स में मसल्स हैं। इसके अलावा हमारे फिंगर्स में, हैंड में, लेग्स में, तो ये सारे हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखो टंग, जो आप टंग जिसकी मदद से आप बोलते हो ना, वो भी आपके कंट्रोल में है। देन कम्स द वॉल ऑफ हार्ट, यानी कि कार्डियक मसल हमारे हार्ट की वॉल में प्रेजेंट है। स्पेशली ये अलग ही मसल है, इसको अलग कर दिया गया है बाकी दोनों मसल से। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, चौथा है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टिश्यू, नर्वस टिश्यू। यानी कहने का मतलब अगर ऊपर के 3 टिश्यूज हमने बॉडी में डाल भी दिए हैं, तो अगर हम भगवान ने हमने डाल भी दिए हैं, तो हमारी बॉडी तब तक मूवमेंट नहीं शो करेगी जब तक कि उसमें नर्वस टिश्यू ना हो। यानी मसल्स हैं प्रेजेंट, लेकिन मसल्स भी काम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा नर्वस टिश्यू एक्टिवेट नहीं होगा। तो यानी इसका काम क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो इन ऑर्गेनिज्म में जो सच्चे वे में कहें, लिविंग टिश्यू में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी कोई एक्शन दिया जाए उसका रिस्पॉन्स करना, वो हमारा नर्वस टिश्यू के वजह से है। अब मैं अगर ऐसे कह दूं कि इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हो और उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो समझने की प्रक्रिया आपकी बॉडी में चल रही है, जिसमें आप दिमाग अपना कंसंट्रेट करके समझ रहे हो, इसमें हमारा नर्वस टिश्यू इन्वॉल्व है। एंड इसका जो मेन बेसिक फंक्शन है, मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, उसके लिए जो जिम्मेदार है, बेसिक यूनिट है, उसको कहते हैं हम न्यूरॉन। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करता है। तो जैसे बोला था ना, एक बिल्डिंग है हमारे, अगर हमारी बॉडी एक बिल्डिंग है तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है ना, वो नर्वस टिश्यू का रोल हो जाएगा। और इसकी लोकेशन का सॉरी इसकी लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि नर्वस टिश्यू हमारा ब्रेन में प्रेजेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंकिंग, मेमोरी, एवरी इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन रिलेटेड टू योर academics, इंटेलिजेंस, एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर। स्पाइनल कॉर्ड, वो मैसेज ले जाने वाला जो वर्टिब्रल कॉलम हमारी बैकबोन के अंदर है, ये, और नर्व्स। तो ये जो नर्व्स है ना, जो घर की वायरिंग होती है ना तारों की, तो जैसे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में अगर हमें सिग्नल पहुंचाना है तो उसके लिए हम वायर बिछाते हैं, तो वैसे ही हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स का पूरा नेटवर्क है और उसका काम है पूरा सिग्नल को यहाँ से वहाँ ले जाना। अब इस डायग्राम की मदद से आप समझ पाओगे कि जो फंक्शंस हैं नर्वस टिश्यू के, तो अभी मैंने बोला था रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, तो यानी कि ब्रेन रिसीव करता है स्टिमुलाई को और वो डिटेक्ट करता है बॉडी के अंदर और बाहर की प्रक्रिया को, और उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स करता है। इसके अलावा नर्व इम्पल्स भी एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही है, यानी जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल चलता है ना, वैसे ही नर्व इम्पल्स भी जनरेट होता है, वो भी एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसमिट होगा। इसके अलावा ट्रांसमिट करना, इम्पल्सेस को लोकेशन वाइज ट्रांसमिट करना, यानी कि अगर मुझे पिन चुभी है फिंगर के टिप पे, तो उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में हमारे हाथ से होते हुए, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक जाएगा। तो यानी ये ट्रांसमिट कर रहा है इम्पल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक पहुंचाएगा और वहाँ पर वो
ब्रेन में जाकर इंटरप्रेट होगा। यानी कि ब्रेन का काम है कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आई उसको समझना और उसके हिसाब से बॉडी को रिस्पॉन्स देना। तो जैसे कई बार होता है कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, मान लो आप क्लास में बैठे हो, कोई चीज़ समझ रहे हो, पढ़ा रहे हैं टीचर, तो आप बोलते हो ना कि एक बार मैम और समझा दो, सर एक बार और समझा दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस वक्त आपका ब्रेन उसको समझने की कोशिश कर रहा है और किन्हीं पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना वो प्रॉपर वे में आपको इंटरप्रेट नहीं करा पाया, तो आप दोबारा उस चीज़ को समझते हो विद फुल कंसंट्रेशन और सेकंड टाइम आप समझ लेते हो। तो यानी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना उसकी अगर कनेक्टिविटी सही जा रही है तो आप सारी चीज़ें आसानी से समझ पा रहे हो। और अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के चलते हुए आपके ब्रेन तक नहीं गया, कान, कई बार टीचर कहते था कान के पर्दे तक आपकी आवाज़ जा रही है, अंदर नहीं जा रही होगी, तो इसका मतलब है न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी इन सारी अंडरस्टैंडिंग को बिठाने के लिए ब्रेन के द्वारा। सो कंट्रोल्स बॉडी एक्टिविटी, सारी वॉलेंट्री एक्शन, सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस, और बॉडी में होम्योस्टेसिस कंडीशन, स्टेबल कंडीशन मेंटेन करना आपकी बॉडी का, ये सारी जिम्मेदारी, सारा दायित्व इस नर्वस टिश्यू को दिया गया। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिश्यू है हमारी बॉडी में। अब ये एक डायग्राम है, सिंप्लीफाइड डायग्राम, जो आपकी बुक्स में भी मिलेगा। यानी कि ये कौन है, ये है न्यूरॉन, जिसको कहा गया था फंक्शनल यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम, जिसमें से जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है सर्कुलर वे में, ये आपका कहलाता है सेल बॉडी या साइटोन। और इस साइटोन में आपको दो चीज़ें स्पेशल दिख रही होंगी कि एक तो जैसे एक पेड़ होता है ना ठूठ, वैसा लग रहा है कि वैसी ये ब्रांचेस सी हैं। ये ब्रांचेस हैं सिग्नल लाने वाली, हर जगह से वो कनेक्टिविटी में सिग्नल लाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और ये जो ब्रांचिंग है वो उसको कहते हैं डेंड्राइट्स, तो रिसीव करता है इम्पल्स को। और देयर इज़ अ न्यूक्लियस, जैसे एक सेल में होता है नॉर्मली न्यूक्लियस है, एंड डेंस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, उनको बोला गया है नेसल ग्रैन्यूल्स। अब इसके अंदर भी साइटोप्लाज्मा होता है, तो जो साइटोप्लाज्मा न्यूरॉन के सेल में है उसको हम कह सकते हैं न्यूरोप्लाज्म। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चर लंबा सा जा रहा है ना इसको कहते हैं हम एक्सॉन। तो जो सर्कुलर हेड जैसा पोर्शन है वो है साइटोन, और ये लंबा सा स्ट्रैंड जैसा स्ट्रक्चर जा रहा है उसको कहते हैं एक्सॉन। इसका काम है कि जो डेंड्राइट्स ने नर्व इम्पल्स को कलेक्ट किया उसको आगे की ओर बढ़ाना, यानी इस तरफ ले जाना। तो जो डायरेक्शन होगा नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन का वो इधर, यानी कि रिवर्स नहीं होगा, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। तो कहाँ से, हेड से टेल की तरफ कह लो, लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करें तो, यानी डेंड्राइट से इस तरफ जाएगा। इस लोकेशन को हम कहते हैं नर्व एंडिंग। ये जो स्वेलिंग सी दिख रही है ना, रूट की जैसी दिख रही है, ये कहलाती है नर्व एंडिंग, यानी नर्व्स यहाँ पर एंड हो रहे हैं, यहाँ तक सिग्नल वो लाएगा और उसके बाद अगले न्यूरॉन तक देना है या किसी और मसल्स को देना है, वो अलग अलग टाइप में अलग होगा। तो एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि ये ट्रांसमिट करेगा इम्पल्सेस को अदर सेल्स में। तो हो सकता है वो दूसरा सेल भी न्यूरॉन हो सकता है वो दूसरा सेल कोई ग्लैंड हो, कोई मसल हो, तो वहाँ तक ये सिग्नल करेगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जो मूवमेंट होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि बाई डायरेक्शनल तो नहीं है। जैसे प्लांट टिश्यू में जाइलम का मूवमेंट, तो जाइलम के अंदर जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी रूट से अपर लीफ की तरफ मूवमेंट हो रहा है। लेकिन फ्लोएम में जो मूवमेंट है वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो कहीं पे भी फूड का मूवमेंट कर सकता है, लीफ से नीचे की ओर रूट्स की तरफ या रूट से लीव्स की तरफ। तो वैसे ही न्यूरॉन का क्या है, यूनिडायरेक्शनल है जाइलम की तरह। अब न्यूरॉन आपका नर्वस टिश्यू का फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये बता ही दिया था, और इट इज़ एक्साइटेबल एंड कंडक्ट इम्पल्स, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ये कंडक्ट करता है। एक और डायग्राम है आपके समझने के लिए, जो स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लियस दिया है, सेल बॉडी इसी को बोला गया साइटोन, एंड डेंड्राइट्स, एक्सॉन,
इस लॉन्ग स्ट्रक्चर को। और यहाँ पर एक चीज़ और है, जहाँ पर गैप्स नज़र आ रहे हैं ना, इसको नोड ऑफ रेनवेयर कहा जाता है, नोड ऑफ रेनवेयर। और जो एक कॉन्सेप्ट और समझना है वो ये है कि एक न्यूरॉन, मैं एक शॉर्ट सा बना रही हूँ यहाँ पर समझने के लिए, मान लो ये हो गया उसका साइटोन, ये हो गया एक्सॉन, ये एक न्यूरॉन हो गया। और दूसरा न्यूरॉन हम एक और बनाते हैं, मान लो ये दूसरा न्यूरॉन है, लाइक दिस। तो पहला पॉइंट ये है कि मैंने एकदम डायरेक्ट दिखाया कांटेक्ट में, तो आपको क्या समझना है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन में बीच में गैप होता है, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पर वही डायग्राम उन्होंने नर्व एंडिंग में दिखाया। तो ये जो नर्व एंडिंग है ना, ये वाला बताया उन्होंने, नर्व एंडिंग का इन लार्ज व्यू। तो ये जो नर्व एंडिंग है ना, यहाँ पर एंड हो रही है, और जहाँ पर इसको मैसेज देना, मान लो दूसरे किसी सेल में पहुँचाना है, तो इनके बीच में ना गैप होता है। तो यहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर होगा, केमिकल सब्सटेंस, जो दूसरे न्यूरॉन तक उस मैसेज को ले जाएगा। लेकिन किन्हीं भी कंडीशन में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को टच नहीं करता है। तो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूरॉन के लिए। अब एक डिफरेंसेस ले सकते हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच में। तो जैसा कि पहले भी बताया था कि स्टार्टिंग में वही सारे पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यू में सेल वॉल प्रेजेंट है, उसके सेल में प्रेजेंट है, ग्रोथ सिर्फ मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में होती है, जबकि हमारे एनिमल टिश्यू में थ्रू आउट द बॉडी में ग्रोथ होगी और सेल वॉल एब्सेंट होगा। प्लांट में लेस एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो मूवमेंट तो करता नहीं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाता ही नहीं है। तो यहाँ पर एनिमल में मूवमेंट होता है, तो इसीलिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सेल की बात करें तो लार्ज वैक्यूल है प्लांट टिश्यू में, जबकि एनिमल में या तो एब्सेंट है या फिर स्मॉल वैक्यूल है। प्लांट टिश्यू में मोस्टली डेड सपोर्टिव टिश्यू बनता है, जबकि लिविंग में लिविंग टिश्यू है। नो नर्वस और मस्कुलर टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नो नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन प्लांट वाइल इट इज प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम को जिम्मेदारी दी गई है ट्रांसमिशन की, ट्रांसपोर्ट की, और यहाँ पर ब्लड को ये जिम्मेदारी मिली है एनिमल टिश्यू में। मूवमेंट बिल्कुल एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जब मूवमेंट बोल रहे हैं हम बात कर रहे हैं लोकोमोशन की, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस की मूवमेंट की अगर बात करें तो प्लांट में वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। हाँ, सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट की ग्रोथ हो सकती है, स्टेम हाइट ले रहा है, तो वो भी तो एक मूवमेंट हुआ, लेकिन वो मूवमेंट में वो अपनी लोकेशन नहीं छोड़ता है। नाउ एक ये लास्ट समराइज वे में दिया है सेल्फ डिफरेंशिएशन को समझने के लिए, कि सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें अनस्पेशलाइज्ड सेल जो एम्ब्रियो का है उसको स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर या फंक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन मिल जाता है, उसको काम मिल जाता है। तो इस इवेंट को हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। यानी कह दो कि एक सेल है जिसके पास अभी कुछ काम नहीं करना है, उसे नहीं मालूम क्या काम करना है, और अगर हम उसको कोई ड्यूटी असाइन कर देते हैं कि तुमको ये काम करना है, ओके, द ड्यूटी हैज़ बीन असाइंड, तो हम कहेंगे द सेल हैज़ बीन डिफरेंशिएटेड। उसको काम मिल गया है, उसको जिम्मेदारी मिल गई है। दिस इज टी। सो वही यहाँ पर बताया गया है कि एक अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जो एम्ब्रियो के होते हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बताया है, बिकम्स स्पेशलाइज्ड structure and function wise, and these specialized cells group together to form tissue, and they will form, tissues will form organ, usse hierarchy level, organs will form organ system, and organ system will complete the formation of that organism. So this event is very important, differentiation,